रात की हवा अजीब तरह से शांत थी, जैसे किसी ने पूरे शहर की सांस रोक दी हो। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा कस्बा पुनर्वन आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन आज उसकी शांति में एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें डर की हल्की सी गंध घुली हुई थी। सड़कें खाली थीं, बिजली के खंभों पर हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, और इसी सन्नाटे के बीच पुराने किले से अचानक एक चीख गूंज उठी, तेज, कांपती हुई और मौत की आहट लिए हुए। इंस्पेक्टर आरव मेहरा, जो पिछले 3 वर्षों से इसी कस्बे में तैनात थे, उस चीख की दिशा में गाड़ी दौड़ाते हुए पहुंचे। पुराने किले का नाम था शांतिगढ़, कभी सैकड़ों लोगों का आश्रय स्थल, पर आज एक वीरान जगह। प्रवेश द्वार के पास एक युवती खड़ी कांप रही थी, उसका चेहरा भय से सफेद, आंखें खाली। उसका नाम था अनन्या। आरव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? अनन्या की आवाज कांपती थी। किले के अंदर कोई है? मैंने किसी को गिरते देखा। शायद वो मर गया है। आरव ने टॉर्च निकाली और किले के अंदर कदम रखा। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट, फर्श पर धूल, टूटी खिड़कियां, सब किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लगते थे। लेकिन कहानी अब डरावनी दिशा ले चुकी थी। किले के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। उसकी फर्श पर एक आदमी पड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। माथे पर गहरा चोट का निशान और उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा चाकू, जिस पर उसका ही खून लगा हुआ था। आरव घुटनों पर बैठा और शरीर का निरीक्षण किया। यह आत्महत्या नहीं लग रही थी, यह एक साफ सुथरी हत्या थी। आरव को सबसे पहले जो चीज दिखी वह थी पीड़ित की मुट्ठी में दबा हुआ एक कागज का छोटा टुकड़ा। उस पर लिखा था, शांति को सच पता है। यह नाम किसी को भी चौंका सकता था, पर आरव अजनबी नहीं था। वह इस नाम को जानता था। शांति, इस कस्बे की सबसे बूढ़ी महिला, जो सबकी नजर में साधारण थी, पर लोग कहते थे कि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जानती है। आरव ने अनन्या से पूछा, तुम यहां क्यों आई थी? अनन्या बोली, मैं फोटोग्राफी करती हूं, पुरानी इमारतों की। आज शाम यहां शूट करने आई थी, तभी मुझे अंदर किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गई और आपको कॉल किया। उसका जवाब साफ था, पर उसकी आंखें कुछ छुपा रही थीं। आरव ने अगले ही दिन शांति के घर का रुख किया। वह एक बहुत पुराना लकड़ी से बना हुआ मकान था, जिसके बाहर तुलसी का पौधा और दीवारों पर लटकती कुछ धातु की घंटियां थीं। शांति दरवाजा खोलकर बोली, मुझे पता था तुम आओगे। आखिरकार सच्चाई कभी छुपती नहीं। आरव हक्का बक्का रह गया। आप जानती थीं कि किले में एक हत्या हुई है। शांति मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य और दर्द दोनों थे। बेटा, उस किले में शांति कभी नहीं रही। जो मरा है उसे अपने ही कर्मों ने मारा है। आरव ने पूछा, आपका नाम उस कागज पर क्यों था? शांति ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह आदमी वही था जिसने वर्षों पहले मेरी बेटी को। शांति के शब्द वहीं थम गए, लेकिन आरव समझ गया, यह मामला पुराने घावों से जुड़ा है। शांति की बेटी प्रिया 15 साल पहले गायब हो गई थी। पुलिस ने मामला बंद कर दिया था, लेकिन शांति का कहना था कि उसकी बेटी को किसी ने मारा था। आज तक उसके शव का पता नहीं चला। आरव ने पूछा, क्या उस आदमी का आपकी बेटी की गुमशुदगी से कोई संबंध था? शांति चुप रही। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और घृणा तैर गई। आरव को लगा कि पहेली की पहली कड़ी उसके हाथ लग चुकी है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पीड़ित की मौत सिर पर भारी चोट के कारण हुई थी। चोट तेज धातु से मारी गई। चाकू सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया था, ताकि हत्या को आत्महत्या साबित किया जा सके। इस बीच किले के फर्श पर खून के पास कुछ पदचिन्ह भी मिले, छोटे आकार के, शायद किसी महिला के। आरव फिर अनन्या से मिलने गया। अनन्या का घर साफ सुथरा था, उसकी दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें टंगी थीं, पर वह बेहद घबराई हुई थी। तुम्हें डर किस बात का है? आरव ने पूछा। अनन्या ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उस आदमी को पहले भी देखा है, वह अक्सर मेरी मां को परेशान करता था। आरव चौंक गया। तुम्हारी मां? हाँ, मेरी मां का नाम प्रिया था। आरव का दिल जोर से धड़का। तुम शांति की पोती हो? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, पर मैंने दादी को कभी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मेरी मां जीवित है, वो कहीं दूर रहती है।
उस आदमी ने मेरे पिता होने का दावा किया था, पर वो एक राक्षस था। सारी तस्वीर अचानक बदल गई। शांति अपनी बेटी को मृत मान चुकी थी। अनन्या सच्चाई छुपा रही थी और पीड़ित प्रिया का पीछा करता था, उसे नियंत्रित करता था, ब्लैकमेल करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, उसे मारा किसने? अब केस और उलझ गया। आरव ने किले का दोबारा निरीक्षण किया। इस बार उसकी नजर दीवार में फंसे एक छोटे से धातु के टुकड़े पर गई। ये वही धातु थी जो सिर पर लगी चोट से मेल खा रही थी। ये किसी सजावटी वस्तु का हिस्सा था, जैसे किले में लगे पुराने लोहे के हैंडल या दीवारों पर लगी कलाकृतियां। आरव का संदेह किले पर केंद्रित हो गया। हत्यारा यहां पहले से मौजूद था, लेकिन कौन? जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे किले की अंधेरी सीढ़ियों पर जूतों के निशान दिखे, हल्के, छोटे, बिल्कुल उसी जैसे फोटोग्राफी के शूज जिनका इस्तेमाल अनन्या करती थी। अचानक पहेली फिट होने लगी। आरव ने अनन्या को थाने बुलाया। मुझे सच्चाई पता है, तुमने उसे मारा। अनन्या शांत रही। फिर उसने धीमे से कहा, हां, मैंने मारा, लेकिन यह हत्या नहीं, न्याय था। उसकी आवाज अब पत्थर जैसी ठंडी थी। वो आदमी वर्षों से मेरी मां को ब्लैकमेल करता था। उसने हमें मजबूर कर दिया था कि हम शहर छोड़ दें। कल रात वो फिर लौटा। उसने कहा कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह मेरी मां को मार देगा। मैं डर गई। मैं किले में उससे मिलने गई। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की और मैंने दीवार से लगा लोहे का टुकड़ा उठाकर उसके सिर पर मार दिया। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, पर उसने मुझे मजबूर कर दिया। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ थी। लेकिन कानून भावनाएं नहीं समझता। फिर भी आरव ने जो निर्णय लिया वह किसी की जिंदगी बदलने वाला था। तुम्हारी कहानी सही है, उसने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बयान करनी होगी। मैं बाकी सब संभाल लूंगा। आरव ने रिपोर्ट में लिखा, हत्या आत्मरक्षा में हुई, क्योंकि सच्चाई कभी भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होती। वह धुंधली होती है, धुएं की तरह, किले की उन दीवारों की तरह जो वर्षों से एक रहस्य छुपाए बैठी थी। शांति को जब सारी सच्चाई पता चली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अनन्या को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरे टूटे हुए इतिहास को फिर से जोड़ दिया है। और उस रात किले की खिड़कियों पर एक हल्की हवा चली, जैसे कोई पुरानी आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो।